हेलो फ्रेंड्स, तो कल की वीडियो के अंदर, इससे पहली वीडियो के अंदर हमने चर्चा करी थी अम्ल, क्षार व लवण के बारे में चर्चा की थी। ठीक है, तो मैंने आपको टेबल के फॉर्म में इसको बता दिया था कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो हमने क्या देखा था कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार स्वाद में तीक्ष्ण होते हैं, ठीक है, और लवण थोड़े नमकीन होते हैं। अम्ल और क्षार की यदि हम तुलना करें तो दोनों ही कैसे होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं, जबकि लवण विद्युत के अचालक होते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अम्ल और क्षार विद्युत के सुचालक क्यों होते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित क्यों करते हैं, तो एक चीज हमने देखी थी कि अम्ल H+ आयन देता है, जबकि क्षार OH- आयन जल के अंदर देता है। तो जब ये जल में H+ आयन देता है या OH- आयन देता है तो इनके ऊपर एक आवेश होता है। तो देखिए यहाँ एक धनावेश है, यहाँ क्या है, ऋणावेश है। इसकी वजह से क्या होता है, जल में सांद्रता उत्पन्न हो जाती है, जल का जो नेचर है विद्युत सुचालक के रूप में हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं हर वो चीज जो जल में घुलने पर आयन देती है वह विद्युत का सुचालक बना देती है उस जल को। ठीक है, और वो खुद भी विद्युत की सुचालक होती है, जबकि लवण में ऐसा नहीं होता है। बिकॉज लवण में क्या होता है, एक प्लस आयन दूसरे माइनस आयन से मिलकर उसको कैंसिल आउट कर देता है। उसको बैलेंस करने के कारण वह कोई भी आयन शेष नहीं रखता है और वह विद्युत के अचालक होते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया। इसके साथ ही कल मैंने आपको अम्लराज बताया था। तो अम्लराज तो बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। अम्लराज में क्या होता है कि 1:3 के मिक्सचर के अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है, जिसकी चर्चा हम इससे पहली वीडियो में कर चुके हैं। आई होप आपने अच्छे से नोट्स क्लियर कर लिए होंगे। इसके साथ ही अब आप अम्ल की हेडिंग डाल दीजिए कि अम्ल, कल तो आपने अम्ल, क्षार, लवण तीनों हेडिंग डाली थी और तीनों का मैंने बता दिया था। लेकिन अब कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमको लिखनी है, ठीक है, वो भी हमारे से दूर नहीं रहनी चाहिए, तो इसलिए मैं उनको लिखा देती हूँ। तो आप क्या करेंगे, हेडिंग डाल देंगे अम्ल। कॉपी पेन लेके बैठिएगा प्लीज, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इतना टाइम तो मिलेगा कि आप साथ में लिखते जाएं, बिकॉज आप कंटिन्यूअसली अगर 1 घंटे वीडियो देखोगे और कुछ लिखोगे नहीं तो वो वीडियो सर के ऊपर चला जाएगा। और पहली बात तो कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो 1 घंटे मूवीज के अलावा एजुकेशनल वीडियोस को देख पाए। इसलिए मैं ये कोशिश करती हूँ कि जो वीडियोस का लेवल है थोड़ा सा मैं क्या रखूँ, टाइमिंग के आधार पर कम रखूँ, ठीक है। तो अब मैंने ये सोचा है कि अगर वीडियोस लंबी भी हो रही हैं तो होने दिया जाए, बिकॉज आप कॉपी पेन लेकर ऐसे बैठिए जैसे कि आप क्लासेस में बैठे हुए हैं, ठीक है। जब भी वीडियो आएगी आपको पता चल जाएगा, बेल आइकन आपने प्रेस कर रखा होगा, सब्सक्रिप्शन ले रखा होगा, ठीक है। और आप आराम से बैठिए, किताब कॉपी लेके बैठिए, कोई भी भागा दौड़ी वाली चीज नहीं है इसके अंदर। आप आराम से बैठ के नोट्स बना सकते हैं, ऐसा भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको बार बार पॉज करना पड़ेगा। जैसे 1 घंटे की क्लास होती है मैं वैसे ही वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। तो अब अम्ल हेडिंग डाल दी है, तो आप इसके अंदर लिखिए वायु के संपर्क में आने पर, ज्यादा पॉइंट नहीं, हम थोड़े थोड़े पॉइंट लिखवाएंगे लेकिन लिखने हैं। वायु के संपर्क में आने पर ताजे भूतल का पीएच लेवल, ताजे भूतल का पीएच लेवल थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि वायु की ऑक्सीजन जल में घुल जाती है, जल में घुल जाती है। नीचे लिखिए कुछ अम्लों के नाम। कुछ अम्लीय पदार्थों के नाम, हेडिंग डाल दीजिए।
टेबल बनेगी ये पूरी। अम्ल का नाम आएगा इधर, पदार्थ का नाम डाल लीजिए। ठीक है, पहला है लैक्टिक अम्ल। दूध में, दूध के जितने भी पदार्थ होते हैं उसके अंदर लैक्टिक अम्ल होता है। लैक्टोज दूध को भी बोलते हैं हम। ठीक है, तो पहला हो गया लैक्टिक अम्ल। सेकंड है साइट्रिक अम्ल, जो कि खट्टी पदार्थों में होता है। खट्टे जैसे संतरा, मौसमी, नींबू, इन चीजों में होता है। ठीक है, साइट्रिक अम्ल किस में होता है? खट्टे पदार्थों में होता है। थर्ड है टार्टरिक अम्ल। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली व नींबू भी बोल सकते हैं, लेकिन आप इमली लिख लीजिए। ठीक है, साइट्रिक अम्ल नींबू यहाँ पे लिखिए कि बिल्कुल ही खट्टे होते हैं ना, तो इनमें ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। फोर्थ है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल होता है लाल चींटी। लाल चींटी जब काटती है तो फॉर्मिक अम्ल को वो त्यागती है। ठीक है, तभी तो होता है ना, लाल चींटी हमको काट लेती है तो अम्ल के बाद हम छाड़ लगाते हैं, चाकू को घिस के लगा दिया जाता है, उससे क्या होता है, इसका प्रभाव कम हो जाता है। ठीक है, तो इन्हें दैनिक दिनचर्या के हिसाब से भी याद रखिए। हर चीज याद नहीं की जा सकती है। यदि आप उसे थोड़ा सा डेली लाइफ से रिलेट करेंगे तो 100% आप इसे कर पाएंगे। एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है कच्चे आंवला में। एस्कॉर्बिक अम्ल होता है कच्चे आंवला में। लिख लिया। फिर है बेंजोइक अम्ल। बेंजोइक अम्ल होता है हरी घास में। किस में होता है? हरी घास में होता है बेंजोइक अम्ल। ठीक है, फिर होता है मैलिक अम्ल। सेब में, सेब को देखते हो ना, थोड़ी बहुत देर काट दिया, उसके बाद उसे रख दिया तो क्या हो जाएगा, वो मैला सा हो जाता है, येलोपन आ जाता है, रेड रेड हो जाता है, तो ये सब उसके अंदर पाया जाता है। ग्लूटामिक अम्ल गन्ने में। ग्लूटामिक अम्ल गन्ने में। लास्ट लिख लीजिए ब्यूटारिक अम्ल। कौन सा है? ब्यूटारिक अम्ल। ये होता है मक्खन में। ब्यूटारिक अम्ल होता है मक्खन में।
कार्बनिक अम्ल, ये होता है जो हमारा फेवरेट होता है ठंडे पेय पदार्थों में, ठंडे पेय पदार्थों में। तो ये थे अम्ल और अम्लीय पदार्थों के नाम। पूछ लिया जाता है कि संतरे में कौन सा अम्ल होता है, टार्टरिक अम्ल किस में होता है, ठीक है, एस्कॉर्बिक अम्ल किस में होता है, साइट्रिक अम्ल किस में होता है, ठीक है, हरी घास में जो अम्ल पाया जाता है उसका नाम बताइए। तो पहली बात तो काफी बच्चों को तो ये पता ही नहीं होगा कि जो हरी घास होती है ये भी एक अम्लीय पदार्थ है, ठीक है। तो जो हरी घास होती है कैसी होती है, अम्लीय होती है, ठीक है। अब ये याद रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि जब भी हमें खट्टी डकारे वगैरह है तो हमें एसिड की प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। उसके ऊपर से जो हम लेते हैं वो क्षारीय पदार्थ लेते हैं। ऐसा क्यों करते हैं कि आप कभी भी देखा होगा आपने, इनो वगैरह हम लेते हैं, ठीक है, जब भी हमें प्रॉब्लम होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इनो वगैरह लेते हैं। उससे क्या होता है, हमें तुरंत रिलीफ मिलता है, क्योंकि हमारे एसिड इतना हो गया होता है, ठीक है, एसिड आ जाता है और हम ऊपर से क्षार ले लेते हैं, अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं और लवण बना देते हैं, जो कि कैसा होता है, अक्रियाशील होता है और हमारा दर्द तुरंत गायब हो जाता है। तो अब आपने इसको उतार लिया है, तो आप एक नोट डालिए, हड्डियों के जोड़ों में जब लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है, हड्डियों के जोड़ों में जब लैक्टिक अम्ल इकट्ठा हो जाता है तब हमें दर्द व थकान महसूस होती है। ठीक है, अब अगली हेडिंग डाल दीजिए क्षार। ये कंप्लीट हो चुका है। क्षार बेस लिखिए इसके अंदर डैश लगा के। क्षार शब्द लैटिन भाषा के एल्कली शब्द से बना है। एल्कली शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ भस्म होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ भस्म होता है तथा इसका उपयोग अम्लीय पदार्थों की सांद्रता को कम करने के लिए किया जाता है। अगला डैश, साबुन या डिटर्जेंट का घोल, घरों में जो हम कपड़े साफ करते हैं वो साबुन और डिटर्जेंट का घोल भी क्षारीय होता है, ठीक है। अगली हेडिंग डाल दीजिए लवण, क्योंकि इसके बारे में इंफॉर्मेशन तो मैं आपको दे ही चुकी हूँ। बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ा थोड़ा तो हमें पढ़ना है बस इसके अंदर। लवण, जब अम्ल व क्षार को मिलाया जाता है, जब अम्ल व क्षार को मिलाया जाता है तब लवण का निर्माण होता है। चलो आपको एक रिएक्शन दिखाते हैं इसके ऊपर, ठीक है। रिएक्शन कैसे देखिए, HCl अम्ल है, NaOH क्षार है, तो देखिए H यहां से OH, H2O,
जैसे ही बाहर निकला क्या बचा, NaCl, जो कि क्या है, लवण है। ठीक है, फटाफट इस रिएक्शन को उतारिए। ठीक है, इस रिएक्शन को फटाफट उतार लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको सिखाती हूँ पीएच स्केल। पीएच स्केल के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। तो सबसे पहले जो पीएच स्केल होता है वो किसी भी लिक्विड की अम्लीयता, क्षारीयता, लवणीयता को बताने का एक सूचक होता है। ठीक है, और इसके बारे में मैं जानकारी दूंगी, आपको पूरे नोट्स लिखवाऊंगी, लेकिन मैं उससे पहले चाहती हूँ, लिखते लिखते आप थक गए होंगे, तो अब आप पहले पीएच स्केल को समझ लीजिए। पहले इसको समझ लेते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप मैं इसको उतरवा दूंगी आपसे। तो देखिए, पीएच स्केल इस टाइप से एक नॉर्मल स्केल होता है। ठीक है, स्केल होता है, इसके अंदर 0 से 14, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और ये 14। हमने बड़ा बना दिया तो हम काट देते हैं, कोई बात नहीं। 14 तक होती है ये चीज। ठीक है, इसको आप ऐसे भर दीजिए। भर गया। अब देखिए, जो फिक्स 7 पॉइंट होता है ये लवण का होता है, उदासीन होता है। कि यदि किसी लिक्विड की पीएच 7 आ रही है तो इसका मतलब ये है कि पीएच 7 का मतलब ये है कि वो बिल्कुल उदासीन है, वो कोई क्रिया नहीं करेगा, वो उदासीन है और वो लवण है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे पीएच का लेवल कम होता जाएगा, इधर की ओर होना मतलब कम होना, तो इसकी अम्लीयता बढ़ती जाएगी। ठीक है, कि अगर 6 हो गई, 5 हो गई, तो जितना कम पीएच का मान होगा अम्लीयता उतनी ही अधिक होगी। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम इधर बढ़ते जाएंगे, इधर बढ़ेंगे, अगर हम घटते हुए क्रम में जा रहे हैं तो अम्लीयता बढ़ेगी, और बढ़ते हुए क्रम में जा रहे हैं तो क्षारीयता बढ़ेगी। देखिए, क्षारीयता क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ेगी इससे क्षारीयता। ठीक है, तो पहले तो आप इसको उतारिए, पूरा का पूरा उतार लीजिए, फिर मैं इसके नोट्स बनवाती हूँ। जल्दी उतारिए। लिखिए, पीएच पैमाने की खोज, डैश लगा के, ज्यादा कुछ नहीं लिखना, बस पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। पीएच स्केल की खोज सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने की थी। अगला, पीएच स्केल में यदि माप का मान
साथ आ रहा है तो वह उस पदार्थ की अक्रियाशीलता लवणीयता को प्रदर्शित करता है। जैसे जैसे pH का मान 7 से कम हो जाता है, इसकी अम्लीय प्रकृति बढ़ने लगती है। एवं जैसे जैसे pH का मान 7 से ज्यादा होने लगता है, इसकी क्षारीयता बढ़ने लगती है। ठीक है, तो अपना pH स्केल वाला भी टॉपिक खत्म। तो अम्ल, क्षार, लवण, ये टॉपिक खत्म हो गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं, हेडिंग डालेंगे आप, धातु व अधातु संबंधी महत्वपूर्ण बातें। धातु व अधातु संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य, और आप इनको ऐसे स्टार लगा लगा के लिखते जाइए। ठीक है, हेडिंग डाल लीजिए आराम से। पहला, सभी धातु विद्युत की सुचालक होती हैं। सभी धातु विद्युत की सुचालक होती हैं, परंतु पारा व लेड ऐसी धातु हैं जो विद्युत की सुचालक नहीं होती हैं। मतलब कि सारी धातुएं सुचालक होती हैं, लेकिन ये पारा और जो लेड है ये इस कंडीशन को फॉलो नहीं करती हैं। ये एक्सेप्शनल केस है। पूछा जा सकता है ना कि पारा विद्युत का सुचालक है या नहीं है, तो आप कहोगे कि धातु है लेकिन ये सुचालक नहीं है, ये एक्सेप्शनल केस है। ठीक है, अगला नोट लगाइए। सभी धातु सामान्यतः, ब्रैकेट में लिख लेना 25 डिग्री सेंटीग्रेड। सभी धातु सामान्यतः 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो आपको सामान्य ताप भी पता चल गया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड सामान्य कमरे का ताप होता है। परंतु चार ऐसी धातुएं होती हैं जो द्रव्य अवस्था में पाई जाती हैं। पहला नाम है सीजियम। सीजियम लिखिए। फिर है फ्रांशियम।
फिर है मरकरी, फिर है गैलियम। ये 4 ऐसी हैं जो कमरे के ताप पर भी ठोस अवस्था में नहीं होती हैं, लिक्विड अवस्था में होती हैं। इन चारों के नाम लिख लीजिए। फिर लिखिए भारी धातु, ऑस्मियम, और हल्की धातु लिथियम। भारी धातु है ऑस्मियम, हल्की धातु है लिथियम। देखो कितनी अच्छी अच्छी बातें पता चल रही है, उतार लो आराम से। फिर है ब्रोमीन, अगला नोट, ब्रोमीन अधातु। ब्रोमीन अधातु की बात कर रहे हैं। ब्रोमीन अधातु सामान्य ताप पर, ब्रोमीन अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। ब्रोमीन अधातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। अगला नोट, स्प्रिंग बनाने के लिए इस्पात को, स्प्रिंग बनाने के लिए इस्पात को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। इस्पात को अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। अब बता सकते हैं आप कि क्यों इसको श्रेष्ठ माना जाता है। इस्पात में आघात वर्धनीयता का गुण बहुत अच्छा होता है, वापस अपनी पोजीशन में आने का गुण बहुत अच्छा होता है, ठीक है। और किसी भी फोर्स के लगने पर भी ये अपनी स्थिति को बहुत कम परिवर्तित करता है। इसलिए हम इससे स्प्रिंग बनाते हैं, जिससे कि हम उसे तन्य बना सके, खींच सके तो वापस अपनी पोजीशन पे आ जाए, ठीक है। अगला नोट डालिए, चांदी धातु की पतली पन्नी मिठाइयों की सजावट में इस्तेमाल की जाती है। अगला लिखिए, धातुओं पर यदि पॉलिश की जाए तो उनमें चमक उत्पन्न हो जाती है। धातुएं होती है, उन्हें हम जितना रगड़ेंगे उतनी ही वो चमकेंगी। अगला, धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है। धातुओं में आघात वर्धनीयता का गुण पाया जाता है तथा ये अधिक तन्य होती है। यदि किसी बच्चे को लग रहा हो कि वीडियो लंबा जा रहा है तो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, अगले दिन देख सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना जो वीक में एक दिन ही स्टडी करते हैं बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है, तो उनको तो वीडियो चाहिए ही, ठीक है। तो जिसको लंबा लग रहा हो, जिसको लग रहा हो कि मैं इतनी ही कैपेसिटी है समझने की, तो आप उसको पॉज करके वहीं के वहीं रख दो, अगले दिन आप देख लेना उस वीडियो को, ठीक है। ज़्यादा ज़बरदस्ती करने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल भी। हो गया ये कंप्लीट। अगला लिखिए,
पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में, पृथ्वी की सतह पर सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? एल्यूमिनियम। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक मात्रा में एल्यूमिनियम पाया जाता है। अस्त्र बनाने के लिए, अस्त्र शस्त्र के निर्माण के लिए टाइटेनियम, टाइटेनियम की धातु का उपयोग किया जाता है। टाइटेनियम धातु का उपयोग किया जाता है, अतः इसे रणनीति की धातु भी कहा जाता है। रणनीति की धातु भी कहा जाता है। आज तो क्लास थोड़ी समझने वाली कम हुई है, लिखने वाली ज़्यादा हुई है, तो अच्छा है ना। लिखने वाली चीज़ अगर आप बुक्स में से लिखोगे, बहुत सा एक इतनी सी बड़ी इतनी चीज़ को इतने बड़े शब्दों में लिखा हुआ है, उसमें से काम का इतना सा है, तो आपको जो काम का है वो मैं प्रोवाइड करा रही हूँ, लिखा रही हूँ, तो आप उसको आराम से नोट्स बनाते जाइए। बाद में फिर इस वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि नोट्स है और समझ में नहीं आए तो ये तो सदाबहार है, आपके पास है ही ये बुक, एक तरीके से लाइव बुक है आपके पास, तो आप आराम से देख सकते हैं। बट आज समझने का थोड़ा सा कम है, लिखने का आज मैटर ज़्यादा है। कंपटीशन एग्जाम में ऐसे ही होता है, समझने वाली चीज़ थोड़ी सी कम होती है, लेकिन ये कैसे होता है, इसका नाम क्या है, कहाँ से आया, इसका रासायनिक नाम क्या है, इसका कार्बनिक नाम क्या है, तो ये चीज़ें ज़्यादा पूछी जाती हैं। ठीक है, अब आपसे पूछ ले कि रणनीति की धातु कौन सी है, समझ क्या काम आएगी? समझ काम नहीं आएगी, नोट्स काम में आएंगे। ये अस्त्र शस्त्र टाइटेनियम से बन रहे हैं इसका मतलब टाइटेनियम ही इसका आंसर है। अगला लिखिए, यातायात के साधनों की नंबर प्लेट, यातायात के साधनों की नंबर प्लेट रेडियम धातु से बनाई जाती है। रेडियम, यातायात के साधनों की नंबर प्लेट रेडियम धातु से बनाई जाती हैं। अगला, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम तीनों धातुओं को चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। चाकू की सहायता से काटा जा सकता है। फिर अगला, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने पर, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने पर बता सकते हो, लोहे की वस्तु पे जब जंग लगती है तो कैसा रंग हो जाता है उसका? लाल रंग हो जाता है। तो लिखिए, लोहे की वस्तुओं पर जंग लगने पर इसका रंग लाल हो जाता है। जबकि चांदी और तांबे का रंग हरा हो जाता है। अगर जंग लग रही है, लोहे की वस्तु पे लग रही है तो लाल हो जाएगा, और चांदी की वस्तु देखते हो ना, चांदी की अपनी जो रिंग वगैरह होती हैं वो नीचे से हरी हरी होने लग जाती है, इवन अपना जो हाथ है उस पर भी कलर आ जाता है हरा। ठीक है, जबकि चांदी एवं तांबे का रंग हरा हो जाता है।
अब हमारे पास दो ऐसी धातुएं भी हैं जिन पर कभी जंग नहीं लग सकती है, तो लिखिए, और वो बहुत महंगी है। सोना तो बिल्कुल सही है, उससे भी महंगी आता है प्लेटिनियम। तो लिखिए, सोना व प्लेटिनियम दो ऐसी धातुएं हैं, सोना व प्लेटिनियम दो ऐसी धातुएं हैं जिन पर कभी जंग नहीं लगती है, जिन पर कभी जंग नहीं लगती है। अगला पॉइंट, लोहे पर जंग लगने पर, लोहे पर जंग लगने पर, लोहे पर जब जंग लग रहा है, क्यों लग रहा है? पानी की वजह से लग रहा है, तो यह अभिक्रिया कौन सी हो गई? ऑक्सीकरण अभिक्रिया हो गई। तो लोहे पर जंग लगने पर इसके वजन में बढ़ोतरी होती है, इसके वजन में बढ़ोतरी होती है, जो कि एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। लिख लिया अब आपने। अब आभूषणों का प्रतिशत बता देती हूं मैं, आभूषण कैसे बनते हैं। देख लीजिए, थोड़ा सा रेस्ट ले लो, बहुत लिखा है आज आपने। आभूषण जब बनता है, ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? गोल्ड के होते हैं, सोना और थोड़ा सा तांबा होता है, ठीक है। तो ये 92% और ये होता है 8%। यदि आप 100% सोने की ज्वेलरी पहनोगे, 100% गोल्ड की ज्वेलरी पहनोगे, तो पहली बात तो उसके आभूषण बनेंगे ही नहीं, क्योंकि वो इतना तन्य होगा, पहनोगे टपकने लग जाएगी आपकी ज्वेलरी। तो उसको ठोस बनाने के लिए हम क्या करते हैं? तांबा इसके अंदर मिलाते हैं, जो कि बहुत जरूरी है, अदरवाइज आभूषण बनेगा ही नहीं। यह इम्प्योरिटी नहीं है, यह आवश्यक कंडीशन है, ठीक है। और इसके बाद जब इस टाइप से बनता है, तब इसको 24 कैरेट गोल्ड बोला जाता है, 24 कैरेट गोल्ड, ठीक है। आई होप ये तो आपको पता ही नहीं होगा। अगला, प्रकृति के अंदर सबसे अधिक भंगुरता मैग्नीशियम में होती है। किसमें होती है? मैग्नीशियम में होती है सबसे अधिक भंगुरता। चलो, अभी आपने बहुत लिख लिया है ना। अब इसके बाद आप एक पन्ना छोड़ देना, क्योंकि अगला मैं नेक्स्ट वीडियो में लिखा दूंगी आपको, नेक्स्ट क्लास में हम लिख लेंगे। अभी आप थक जाओगे, वीडियो छोड़ के भग जाओगे, क्या मतलब है, ठीक है। तो मैं ये नहीं चाहती कि आप वीडियो से बोर होके भग जाओ, ठीक है, लेकिन पढ़ाई तो करनी ही है। तो आप इसके बाद एक पन्ना छोड़ देना, एक पन्ने का और लिखने का मैटर बचा हुआ है, ठीक है। उससे पहले मैं आपको कुछ गैसेस के बारे में बता देती हूँ, ठीक है। तो आप टॉपिक डाल लीजिए, गैसें। देखिए, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सबसे पहले ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, उसके बाद वाले में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, फिर 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। तो मेरे कहने का मतलब समझ गए होंगे कि सिर्फ पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, बाकी सब में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, ठीक है। आगे बात समझ में।
तो अब मैंने आपको 5 एलिमेंट कल याद करवाए थे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। उसके बाद सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो पहले तो आप 60 नंबर पे लिखिए सल्फर, अरे अब मुझे वापस याद करना पड़ेगा, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। 17, 18, 19 और 20। आज यदि ये 5 और याद कर लोगे आप तो आपको टोटल मिला के 20 याद हो जाएंगे। अब मुझे नहीं पता आप याद कर रहे हो नहीं कर रहे हो, लेकिन मुझे तो कमेंट में बता नहीं रहे हो। आप इंस्टाग्राम पे जरूर मैसेज आते कि मैम हमने याद कर लिया, ये कर लिया, लेकिन कभी यूट्यूब पे भी कमेंट किया करो कि हाँ मैम याद हो गया। मैं मानती हूँ मैंने आपको इंस्टा पे बोला है, ठीक है, लेकिन इंस्टा तो मैंने इसलिए आपको बोला है क्योंकि स्टार्टिंग की वीडियोज में मैंने ही बोला था कि फोटो सेंड करो, होमवर्क हो जाए, यदि कोई प्रॉब्लम है तो फोटो सेंड करो। तो बच्चों का कहना आ रहा था कि मैम यूट्यूब पर तो फोटो की फैसिलिटी है नहीं, व्हाट्सएप हम दे नहीं सकते नंबर, ठीक है, तो इंस्टा ही बचा। तो इसलिए इंस्टाग्राम पे मैंने ये बनाया था कि कई जो स्टूडेंट है जो फोटो भेज के प्रॉब्लम शेयर करना चाहते हैं या चाहते हैं कि मैं उनको नोट्स भेजूं, तो वो मुझे वहां पर मैसेज कर सकते हैं, वहां से मेरे साथ जुड़ सकते हैं, वहां से हम एक ग्रुप बना सकते हैं जिस ग्रुप में रोजाना नोट्स मैं भेजूं, अपनी प्रॉब्लम्स वो शेयर करें, तो वो ग्रुप मैं बना सकती हूँ। उस ग्रुप में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ भी बताइए कीजिए, इससे क्या मुझे लगता है कि हाँ वीडियोस देख रहे हैं, अब व्यूज तो हजारों में आ जाते हैं, अब पता नहीं है ना हजारों में से व्यूज आ रहे, कौन एकदम डेस्परेट होके इसको देख रहा है, कौन एकदम अच्छे तरीके से इसको देख रहा है, किसको फायदा हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। ये सब चीजें तो जब भी पता चलेगी ना, जब मेरे तक आपकी आवाज पहुंचेगी या मेरे तक आपकी मैसेज पहुंचेंगे, ठीक है। तो आप बताते रहो। ये 20 याद होने के बाद आप देखिए, एक नंबर ले लेते हैं हम, कोई भी हम ले लेते हैं, सल्फर ही ले लेते हैं आज। सल्फर कौन सा नंबर है? 16। तो देखिए पहले वाले में हमने भर दिए 2, 1 2, ठीक है। कितने बचे? 16 में से 2 भर दिए, कितने बचे? 14। 3 4 5 6 7 8, 3 4 5 6 7 8, इसमें हम 8 भर सकते थे, इसमें 2, टोटल 10 भर दिए। 16 में से 10 भर दिए, कितने बचे? 6। 1 2 3 4 5 6। अब 2 की सीट वैकेंट रह गई, 2 की सीट क्या रह गई? वैकेंट रह गई। अब जनरली होता क्या है कि गैसें कब बनती हैं? हमेशा ध्यान रखना कि जब भी ये पूरा भर जाता है, मतलब कि यदि 2 शेल हैं, 2 शेल पूरे भर गए, बाह्यतम कोश में जितने भी इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे उतने कंप्लीट आ जाते हैं, तो ये क्या होता है? एक गैस बन जाता है। जैसे कि यदि मैं एग्जांपल लूं, हीलियम को कितने चाहिए? 2। पहले वाले ऑर्बिट कितने भरते हैं हम? 2। तो इसके 2 तो कंप्लीट है, तो ना तो ये देगा ना ये लेगा, तो ये अक्रियाशील गैस हो गई, ठीक है। लेकिन अब बात करें सल्फर की, तो ये गैस बन नहीं सकती क्योंकि लास्ट वाले ऑर्बिट में 8 आने चाहिए थे। इसके लिए तो बाह्यतम यही है ना, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं वो बाह्यतम कोश होता है। इसमें 8 चाहिए, 2 की कमी आ रही है, तो ये अक्रियाशील गैस नहीं है, बिकॉज ये अपनी 6 त्यागेगा। इससे अच्छा ये क्या करेगा? 2 ग्रहण कर लेगा। ये बोलेगा कि मैं तो अपने 6 नहीं दे सकता, एक मैं 6 दूंगा तो मेरी ज्यादा एनर्जी वेस्ट होगी, इससे अच्छा ये किसी से 2 मांग लेगा, ठीक है। तो जब ये 2 मांगेगा तो S-2 बन जाएगा। जब ये 2 मांगेगा तो जो इसकी बैलेंस है वो कितनी हो जाएगी? -2। संयोजकता कितनी हो गई? -2। माइनस क्यों लगा? क्योंकि ये ले रहा है, ठीक है। यदि मैं बात करूं नियॉन,
कितना नंबर होता है 10। तो पहले कक्षक में 2 भर दिए, कितने बचे 8, 2 3 4 5 6 7 8। अब पहले वाले में 2 कंप्लीट है, दूसरे वाले में 8 कंप्लीट है। बाह्यतम कौन सा है? ये वाला ही है। तो बाह्यतम में 8 होने चाहिए थे, 8 कंप्लीट है। इसका मतलब यह भी अक्रियाशील गैस है, ना तो ये किसी से चीज लेगी और ना ही ये किसी को चीज देगी। तो ऐसे जिनका बाह्य अष्टक पूर्ण हो जाता है, ठीक है ना, जिनका अष्टक पूर्ण हो जाता है उसे हम अक्रियाशील गैसों के अंदर लेते हैं, और उसके लिए ये होता है पूर्ण भरा हुआ कक्षक। ठीक है, अब आप कोई भी ले लीजिए, मैग्नीशियम। अब यदि मुझे इसकी संयोजकता ज्ञात करनी है तो कैसे ज्ञात करूंगी? ठीक है, गैसों का फंडा समझ में आ गया आपको? अष्टक पूर्ण होता है तो गैस बन जाती है। संयोजकता ज्ञात करना। संयोजकता कैसे ज्ञात करेंगे? थोड़ा सा डीप ब्रेथ लो, टॉपिक को लिखो। ठीक है, संयोजकता कैसे ज्ञात करने हैं तो बात करते हैं हम 10 की ले लेती हूँ मैं। ठीक है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। इन 10 की ज्ञात करके दिखाती हूँ आपको, फिर आपको आ जाएगा ये करना। ठीक है, तो अब देखिए, हाइड्रोजन परमाणु क्रमांक 1 मतलब 1 इलेक्ट्रॉन, इसके पास 1 की कमी है। कितने की कमी है? 1 की कमी है। तो ये देखो, 1 ले भी सकता है, 1 दे भी सकता है। ले भी सकता है क्योंकि 1 ही देना है इसको, ये त्याग देगा, या फिर ये 1 ग्रहण कर लेगा, 1 का काम है। तो जो हाइड्रोजन है वो H+ भी हो सकता है और H- भी हो सकता है। सॉरी, लेगा तो माइनस और देगा तो प्लस। उतार लीजिए इसको। ठीक है, अब यदि मैं हीलियम की बात करूं, 2, ना तो देगा ना लेगा। तो हीलियम की कोई बैलेंसी नहीं होती, ये अक्रियाशील होती है। उतार लीजिए। ठीक है, अब हम थर्ड की बात करते हैं, लिथियम, 3। अब थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, 2 तो भर दिए, 1 बच गया, 1 यहाँ भर दिया। कितने की आवश्यकता है बाह्यतम कोश में? 7 इलेक्ट्रॉन लेने पड़ेंगे। तो 7 नहीं लेगा, यह आएगा 7 लेने की जगह 1 त्याग देगा, Li+ +1। अगर कुछ नहीं लग रहा है तो मतलब 1, इधर भी 1 1 और ये 1। 7 लेगा इसके जगह तो ये 1 दे देगा, तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, फिर बेरिलियम की बात करें, 2 2 6 लेने के स्थान पर 2 त्याग देगा,
तो जो बेरिलियम है इसका कितना हुआ +2। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं प्लस प्लस, देख लीजिए। ठीक है, 1 मिनट हम पानी पी लेती हूँ मैं, जब तक उतार लीजिए। अब देखिए, अब बात करते हैं बोरोन की। 2 1 2 3 हो गए 5। कितने चाहिए 5, तो यहाँ भी 5 लेने के स्थान पर 3 त्याग देगा। जैसे ही 10 हो जाएंगे ना, वैसे ही आपको संयोजकता निकालना आ जाएगा। तो आप 10 होने का वेट कीजिए पहले। कार्बन की यदि मैं बात करूं 6 है, 2 1 2 3 4। अब देखिए ये जो कंडीशन है इसमें ये आधा भरा हुआ है, तो सबसे पहले तो जो इसका नाम है वो अर्धपूरित कक्षा है। कैसी हो गई अर्धपूरित, क्योंकि 8 चाहिए 4 भरे हुए, तो ये अर्धपूरित है। हाइड्रोजन भी अर्धपूरित था। ठीक है, तो ये 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है। बट इस कंडीशन में इसका मैक्सिमम जो काम होता है 90% ये त्यागता है, तो C+4 ही होता है। 90% + C4 और 10% C-4 होता है। त्यागता ही है, ये लेता बहुत कम है। उतार लीजिए। नाइट्रोजन की बात करें 2 3 4 5 6 7 3 4 5 6 7 हो गए। 5 हो गए, कितने चाहिए 3, तो 5 त्यागने के स्थान पर हो गया ना उल्टा। अब तक प्लस में चल रही थी गणित। 5 त्यागने के स्थान पर 3 लेगा, तो जो नाइट्रोजन होगा वो होगा -3 या होगा N-। आगे ना नेगेटिव में अपने आप ही ग्राफ। अब तक पॉजिटिव हो रहा था, अब ग्राफ कैसा आ गया नेगेटिव आ गया। उतार लीजिए। लास्ट में 3 और बचे हुए हैं, इनको करा के हम आज की क्लास अपनी ओवर करेंगे। आपके सपोर्ट की जरूरत है हमें। वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है, जो भी कोचिंग आपने ज्वाइन कर रखी है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। हम थोड़ा सा सहयोग कर सकते हैं आपका। इस वीडियो को बस शेयर करना है, आपको वीडियो को देखना है। तो जो आप कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हो या सेल्फ स्टडी कर रहे हो, उसमें आपको सहायता ही मिलने वाली है, रिविजन हो जाएगा, क्योंकि इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस तो है नहीं है। बस हाँ, मेरी क्लासेस में थोड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि आपको लिखना बहुत पड़ता है, तो वो तो बहुत ज़रूरी है। कॉमेडी वीडियो तो है नहीं कि बस उसको देख लिया और माइंड में उतर गया, ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि हम माइंड में 2 या 3 मिनट की चीज़ों को उतार सकते हैं एक साथ, या 10 मिनट की चीज़ों को उतार सकते हैं, 1-1 घंटे की चीज़, और जो भी रेगुलर हर डे चलने वाली है, तो कैसे उतारोगे इतनी सारी बुक्स को? नहीं उतार सकते हो ना। अब तो खुद पढ़ने वाले बच्चे हो तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो कि बिना लिखे चीज़ें नहीं आती हैं। कई बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं, बहुत बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस में पढ़ रहे हैं, टीचर नोट्स बनवा रहे हैं, फिर भी वो घर पे आके अपने सेल्फ नोट्स बनाते हैं। रीजन, क्योंकि खुद की लिखा हुआ जो काम है ना, वो ही अच्छे समझ में आता है, खुद के दिमाग से जो लिखा गया काम है। ठीक है, तो लिखना तो बहुत अच्छा है। तो आपको जितना भी लोग आपको मिलते हैं, आप उसको शेयर कीजिए।
हमारे सब्सक्रिप्शन बढ़ने चाहिए, जिससे कि मैं लाइव क्लासेस ले पाऊँ, ठीक है, क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट होंगे तो मुझे लाइव क्लासेस लेने में अच्छा लगेगा और आपका खुद का ग्रुप बनेगा जिस पे आप अपना डिस्कस कर सकते हो। ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसका कोई कॉस्ट नहीं है, तो इसे तो हम पढ़ ही सकते हैं, ठीक है। ये हो गया है। अब इसके बाद 3 और बचे हुए हैं, उन तीनों को हम कंप्लीट कराते हैं। ऑक्सीजन की बात करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या करेगा, 6 त्यागने के स्थान पर 2 ग्रहण करेगा, तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की -2 O माइनस। इसके बाद आपको बंध बनाना भी सिखाएंगे कि बंध कैसे बनाते हैं ये, ठीक है। फ्लोरीन 2 3 4 5 6 7 8 9। तो 7 त्यागने के स्थान पर देखो, मैंने एक वर्ड बहुत क्लियर करके लिखवाया है, आपको कोई जल्दबाजी नहीं करी है, क्योंकि मैं जानती हूँ हर कैटेगरी के बच्चे यहाँ पर हैं। किसी को लेट समझ में आता है, किसी को जल्दी। तो जिसको लेट समझ में आता है उसके तो मजे हैं, लेकिन जिसको जल्दी चीजें आ जाती हैं उसको ये लग रहा होगा कि क्या मैम आप एक घसीटे जा रहे हो। लेकिन जो टॉपिक अगर पूरी तरीके से क्लियर नहीं होगा, कभी हम कंपटीशन एग्जाम में रहते ही इस वजह से हैं क्योंकि हम जल्दबाजी करते हैं, हर चीज में जल्दबाजी करते हैं। अब किन्हीं बच्चों ने तो क्या किया होगा, इस वीडियो को स्किप किया होगा बीच में से, तो उनको वो कार्बन वाली चीज है ना तो वो 4 लेता है ना 4 देता है, ठीक है। बाद में वो पॉजिटिव ही काम करता है, वो त्याग देता है, ग्रहण नहीं करता है, तो वो चीज उनको नहीं आएगी, ठीक है। तो 1 से 10 मैंने लिए थे तो किसी रीजन से लिए थे ये। अब जिन्होंने बीच में स्किप करा होगा इसको उनको प्रॉब्लम आने वाली है, ठीक है, क्योंकि वो छोटी मोटी जो चीजें होती है ना, टीचर को पता होता है कि स्टूडेंट को कहाँ प्रॉब्लम आने वाली है। ऐसा थोड़ी ना है कि बस फालतू में पढ़ाए जा रहे हैं, फालतू में कुछ भी नहीं पढ़ाया जाता है, ठीक है। उतार लिया है। नियॉन की बात करें, देखिए ये फिर आ गया स्पेशल, ये करा चुकी हूँ मैं तो आपको। 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गया कंप्लीट। अष्टक कंप्लीट यानी हो गया अष्टक पूर्ण या पूर्ण पूरित कक्षा। कोई चार्ज नहीं होता है इसके ऊपर, ना तो ये त्यागता है ना ही ये ग्रहण करता है। इसको उतार लीजिए। इसको उतार लिया। अब आपने, मेरे को इतना तो यकीन है आपके ऊपर कि आपने कम से कम इससे पहले जो मैंने टॉपिक करवाया था धातु अधातु में, उसमें एक पन्ना छोड़ा होगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में पहले मैं वो पन्ना कंप्लीट कराऊंगी, आपका वो पेज पूरा फिल करवाएंगे। ये टॉपिक एक्स्ट्रा हो गया है आपका। इसमें आपको संयोजकता बनाना आ गया है, ठीक है। तो संयोजकता कैसे बनाते हैं ये आ चुका है। 10th क्लास के अगर स्टूडेंट आपके छोटे भाई बहन भी पढ़ना चाहते हैं तो उनको ये टॉपिक आप खुद भी समझा सकते हो। 10th क्लास की बुक ले लो, 9th क्लास की बुक ले लो, उसमें जो केमिस्ट्री के पार्ट है उसको करने की कोशिश करो। यदि नहीं होता है, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगी। तो आपके अगर छोटे भाई बहन आपके आसपास है या छोटे 10th क्लास से कम लेवल की बुक्स आपके पास है, तो उसमें से केमिस्ट्री का पोर्शन उठाइए, उन पोर्शनों को पढ़िए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के लिए माना जाता है कि क्लास 5th से लेकर क्लास 10th तक की बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मैंने केमिस्ट्री ही चैप्टर उठाया है, केमिस्ट्री के ही टॉपिक उठाए हैं। तो आप जितने भी उसके अंदर केमिस्ट्री के टॉपिक है, जो टॉपिक हमने पढ़ा दिए हैं, ठीक है, उनको आप उसमें से पढ़ने की कोशिश कीजिए। यदि आपके छोटे भाई बहन आपसे पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप उनको पढ़ाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको पढ़ाइए, जिससे कि उनका भी रिवीजन तो होगा और साथ में आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको टॉपिक्स और अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। और वो बुक्स पढ़ने के बाद आपको अलग मजा आएगा कि ये टॉपिक आपको आता था, उसके बाद आपने इसको पढ़ा है, ठीक है। तो अगली क्लास के लिए बेस ये तो कंप्लीट है। इससे मैं बॉन्ड कैसे बनाते हैं वो बताऊंगी, वो चैप्टर आपका जो टॉपिक बचा हुआ है वो करवाएंगे। और गैसेस के बारे में कुछ नोट्स हैं, तो उन नोट्सों को हम कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लास हम यही ख़त्म करते हैं, नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं हम। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ इसे लाइक सब्सक्राइब
ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।